Good afternoon. Am I audible? Yes. Okay. Yes, ma'am. तो एक बार आपके सबके हाथ में टेक्स्ट बुक रखना, थोड़ा सा यहाँ पे रेंज का प्रॉब्लम है ना, तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है उतना अच्छा देने की। तो कल का ये जो टॉपिक हुआ है ना, देखो 7.1 से लेके 7.2, 7.3, 7.4 वो सब एग्जाम में नहीं है। हम लोगों को 755 वो भी एग्जाम में नहीं है, जो अभिनव ने स्क्रीन में रखा है 7.4। 7.5 क्या है? ग्रोथ कर्व। तो ग्रोथ कर्व क्या बता रहा है? वो टोटल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ऑल फेजेस टू ऑकर इज कॉल्ड एज ए ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे नीचे देखो, ये सिग्माइड ग्रोथ कर्व है, वहां पे वो ब्लैक लाइन में दिया है, देखो कि टोटल टाइम पीरियड दैट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑल फेजेस फॉर टू ऑकर इज कॉल्ड एज ए ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। तो ये जो करस्पॉन्डिंग ग्रोथ पीरियड है वो टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पीरियड जो है स्टेशनरी फेज, तो नीचे ग्रोथ करके नीचे is slow in x and in the stationary phase the growth rate is gradually slow down। तो ग्राफ पे देखना, तो लैग फेज में क्या दिखा है? देखो the growth rate is slow, यहाँ पे ये जो स्लो ग्रोथ रेट है इस यहाँ इस जगह पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट फास्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और ये ऊपर स्टेबल होगा, so that is called stationary phase। तो just growth of the plant is calculated against what time and weight, increasing the weight of the organism और species या सेल, देखो मास है, टिश्यू है, वो इंक्रीज होंगे, तो एक ग्रोथ कर्व निकाला गया है, ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो बेसिकली ये ग्रोथ कर्व ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल ग्रोथ अगेंस्ट द टाइम ये किया गया है। तो ये इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल ग्रोथ अगेंस्ट द टाइम। तो एक मेजरमेंट दिखाया है कि ग्रोथ को कैसे साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद 7.6 क्या आया? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, तो वहां पे क्या दिया है? देखो डिफरेंशिएशन मींस क्या कहा है? इट इज द मैच्योरेशन ऑफ द सेल व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट एंड शूट। तो परमानेंट चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल लीडिंग टू द मैच्योरेशन। तो डिफरेंशिएशन होना मतलब क्या? और जिसके अंदर मिथोसिस उन्होंने नीचे दिया है, देखो पैरेन्काइमा इन हाइड्रोफाइट्स, दैट पैरेन्काइमा इन हाइड्रोफाइट्स डेवलप द लार्जर सिजोजिनस इंटरस्पेसिस फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये पैरेन्काइमा किस लिए डेवलप हुई? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। फिर दूसरी पैरेन्काइमा किस लिए डेवलप हुई है? बायोन्सी एंड द एरिएशन। तो बायोन्सी देना, फ्लोट देना, एरिएशन देना, इस ये जो प्रोसेस हुई है उस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया दैट इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट दिया है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मींस व्हाट? द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल व्हिच हैज लॉस्ट द कैपेसिटी, दे लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। तो वो सेल ने वो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन लॉस किया, अभी ना नीचे डाउन, हाँ यस, दैट इज लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एंड दैट divide may regain the same as per the need and divide, and this permanent cell undergoes de-differentiation and becomes meristem. टू ईयर के बाद को रिप्रेजेंट किया जाता है। So that is called as a de-differentiation and it's called as a re-differentiation. What is the meaning of differentiation?
that the cells that produce de-differentiation once again lose the capacity. तो नीचे दिया है, देखो डाउन पर जाओगे आप तो de-differentiation स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है de-differentiation. The cells produced by differentiations once again lose the capacity to divide and mature to perform the specific function, and this is called as a redifferentiation. तो वहां पे क्या दिया एग्जाम्पल, secondary xylem and secondary phloem are formed from de-differentiation cambium present. लेकिन आप समझो कि कॉर्क कैम्बियम जो स्टेम रहेगा, अगर स्टेम को हमने कट किया तो स्टेम के अंदर हमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू मिलेंगे. तो फ्लोएम की मेन टिश्यू के साथ छोटे दूसरे भी टिश्यू डेवलप होंगे और वो दूसरे टिश्यू को कहा जाएगा दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी टिश्यू. लेकिन ये भी आपको जरूरी नहीं है, मतलब ये भी कंसेप्ट अभी एग्जाम के लिए उन्होंने रखा नहीं. तो ये जो कंसेप्ट है दैट इज डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी-डिफरेंशिएशन, दैट इज कंसेप्ट ऑफ सेल मैच्योरेशन. जो सेल मैच्योर होती है, सेल कैसे फॉर्म होती है, सेल कैसे ऑर्गन प्रिपेयर करता है, उस कंसेप्ट में है. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट में ट्री चार्ट, ये जो फॉर्मेट दिया है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, उसमें देखो सीड ऑन जर्मिनेशन. तो कोई भी एक सिंपल सीड रहेगा, तो सीड जैसे ही जर्मिनेट होगा तो पहले बाहर रेडिकल निकालेगा. तो रेडिकल के अंदर जो प्रिमिटिव सेल रहेगी, दैट प्रिमिटिव सेल इज कॉल्ड एज अ मेरिस्टेम. That meristem have a capacity of cell division. Continuous it show the cell division, and that cell division is nothing but increase in the mass of the plasma. So that is called as a plasmatic growth. Plasmatic growth होके एक बार सेल डिवाइड हो गया तो सेल का साइज इंक्रीज होना, सेल की लेंथ इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल इलॉन्गेशन. एंड देन नेक्स्ट वन, एक बार सेल का मैच्योरिटी लेवल आ गया, सेल इलॉन्गेट हो गई तो उसका काम करेगी. मतलब सपोज क्लोरोफिल पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, एयर स्पेसिस है तो एरेनकाइमा का काम करेगा, और सपोज रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करने वाली सेल है, जैसे शुगर केन है, देखो तो हम शुगर केन का शुगर खाते हैं, शुगर जूसी मटेरियल है तो फूड स्टोर करने का काम करेगा. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ सेल मैच्योरेशन. एंड नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज अ मैच्योर सेल. तो फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर सेल, and after maturity also they remain permanently attached to the plant cell or to the plant, and so that is old age condition. Degree of complex includes all the changes occurring in the system. कहाँ पे audible students? Okay. But next one क्या दिया है, plasticity. So plasticity, it is the capacity of being module form or model, and it's the ability of the plant to form the different kinds of structure in the response to different environmental external and internal environmental condition. तो उन्होंने क्या कहा है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन वेरियस फेजेस ऑफ लाइफ. तो ये भी आपको एग्जाम में नहीं है, तो उन्होंने लीफ का डायग्राम दिया है, देखो उसमें दिया है जुवेनाइल कंडीशन में लीफ वो 3 जो ट्राइपिन्नेट का हो तो भी चलेगा, वो डेवलपमेंट कैसे हो रही है. फिर एडल्ट होने के बाद और एंटायर फुल्ली डेवलप्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गया. तो ये पिन्ना का डेवलपमेंट कहाँ है, दैट इज इंडिकेट द
प्लास्टिसिटी कंडीशन, फिर उसके बाद वाटर हैबिटेट जो प्लांट है, तो ये लीफ के डेवलपमेंट दिखाया है कि बायोन्सी के लिए, फिर उसके स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी रिप्लाई। हमें ये सब टॉपिक एग्जाम में नहीं आने वाले, यहाँ तक के 7.8 तक एग्जाम में नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एग्जाम में है ग्रोथ हार्मोन्स। सब अभी कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। हाँ, तो ग्रोथ हार्मोन्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना सब। एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? मेरा आवाज आप तक आ रहा है ना सबके पास? Okay, so the growth hormone, the term hormone which was coined by, okay, the term hormone which was, यहाँ पे ध्यान देना, 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस बनाओ। हाँ, तो जो भी टेस्ट बनाएगा आप विलिंगली जरा स्टार्ट करो टेस्ट डालना काम। The term hormone was coined first by the Starling in animal physiology। तो वो animal physiology such as सपोज रिस्पिरेशन है, मेटाबॉलिज्म है, वो कंसेप्ट स्टडी करते करते स्टारलिंग को एक केमिकल मिला एंड दैट केमिकल इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। वो उसमें ग्रोथ दिखा रहा था, उसकी प्रोसेस पास कर रहा था, तो उस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया एनिमल फिजियोलॉजी। तो इंटरनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ आर कॉल्ड एज ए ग्रोथ हार्मोन्स। तो जैसे हमने पीछे के टॉपिक में पढ़ा था, आगे आगे पीछे जो हो गया, दैट आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पे कौन से फैक्टर्स है अभी? इंटरनल फैक्टर्स। एंड देन इंटरनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ग्रोथ are called as a growth hormones। उन्हें क्या नाम दिया है? growth hormone और growth regulator। as they inhibit, as they promote and modify the growth। so growth promoters are, growth promote करने वाले बहुत सारे different type of chemicals है। तो कौन सा different type of chemicals है? the chemicals such as auxin। कौन सा chemical कहाँ है? उन्होंने auxin, हमें screen visible नहीं है, so that are called as a auxins। then other one that is gibberellin and third one is called as a cytokinin। so growth inhibitor, ये 3-4 types of growth, मतलब growth promote करने वाले हैं। so these are promoters of the growth। I can't see the screen। the screen is visible to all of you? okay, okay, so now here the growth inhibitors in plant are ethylene and abscisic acid। all are called as a phytohormones। why they are called as a phytohormones? that is they are present in the plant such as, suppose animal में होते थे तो zoo hormones कहा जाता था। आया समझ में? तो यहाँ पे प्लांट हार्मोन से, so they are called as a phytohormones and growth regulators। now on the next page, that is 139। in 139 according to Thyman and Pincus, the plant hormones, तो प्लांट में हो रहे हैं ना, तो प्लांट की ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो उन्होंने ये डेफिनेशन दिया है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो डेफिनेशन है, दैट इज प्लांट हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which are produced naturally in higher plants affecting the growth or other physiological function at a site removed from its place of production and active in a very minute amount। तो इसका हम एक कॉमन एग्जांपल बताते हैं। सपोज पॉइजनस कोबरा स्नेक है, तो अगर उस कोबरा स्नेक ने मतलब उसका स्नेक वेनम बाइट हो गया तो पर्सन की डेथ हो जाती है। तो कितना टॉक्सिन बॉडी में डालता है? एकदम स्मॉल क्वांटिटी में, लिटिल क्वांटिटी, मिलीलीटर कहेंगे तो भी चलेगा, इतना छोटा 1 ड्रॉप कहेंगे, अगर वो बॉडी में जाता है तो उस पर्सन की डेथ होती है। तो वैसे ही यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस नेचुरली इन हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट सच एज मैंगो ले लो, सच एज और कोई ले सकते हैं आप लोग, बहुत जो लार्जेस्ट हायर प्लांट्स है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, affecting the growth or other physiological function at the site remote from its place of production and active in a very minute amount। तो little amount भी मिला तो भी वो एक्टिव होते हैं। so these hormones are transported through। तो वो जाते कहाँ से? यहाँ पे MCQ के लिए जा सकते हैं। what is the location of movement of the hormone? तो मूवमेंट कहाँ से होता है?
फ्लोएम पैरेन्काइमा। बीच बीच में चैट करो स्टूडेंट्स, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि आपको क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कौन सा टॉपिक पढ़ाया? दिस इज डेफिनेशन ऑफ, क्या हो रहा है बताओ? प्लांट हार्मोन। और प्लांट हार्मोन कहाँ से मूवमेंट होते हैं? फ्रॉम वेयर दे आर मूविंग। ओके, सो दे आर मूविंग फ्रॉम द फ्लोएम पैरेन्काइमा। नाउ ये ऑक्सिन के बारे में आएगा। एंड व्हाट आर दैट ऑक्सिन? ये फर्स्ट हार्मोन है ऑक्सिन। तो उसका साइंटिफिक मतलब जो वर्ड है ऑक्सीन्स, तो ऑक्सीन दैट इज द फंक्शन टू ग्रो। तो ऑक्सीन का मीनिंग क्या होता है? टू ग्रो। सो एफ.डब्ल्यू. वेंट इन 1939 यूज दिस टर्म। जैसे यहाँ पे स्टर्लिंग ने कौन सा वर्ड यूज किया? हार्मोन। वैसे एफ.डब्ल्यू. वेंट ने 1931 में ये फर्स्ट टर्म यूज किया एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीन। कहाँ से ये सेपरेट किया? इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द यूरिन ऑफ द पर्सन, दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम द पेलाग्रा। तो पेलाग्रा एक डिसीज है और उस डिसीज से वो जो पेशेंट है, वो पेशेंट के यूरिन से पहला केमिकल रिमूव किया। तो एक्चुअली आपको क्वेश्चन आया होगा ना यहाँ पे, अरे मैडम हम तो प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें कैसे आया ये? तो एक्चुअली वो पर्सन को डिसीज जो है वो डिसीज से, पेलाग्रा डिसीज से रिलेशन है। देखो नीचे आया, इन प्लांट्स इट इज सिंथेसाइज्ड इन ग्रोइंग टिप ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ द प्लांट। तो ये जो प्लांट्स के टिप रीजन है, जैसे हमने रूट टिप देखा था, वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो ऑलवेज दिस हार्मोन इज प्रेजेंट वेयर द ग्रोथ टेक्स प्लेस। तो ग्रोथ इन द प्लांट टेक्स प्लेस एट द टिप जोन ऑफ द शूट बोलो, रूट बोलो, तो वहां पे होता है। तो वहां पे जो मेरिस्टेम को निकालेंगे तो वो ग्रोविंग फेज दिखाएगा। तो ग्रोथ फेज इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर प्लांट में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो प्लांट का हाइट हाइट इंक्रीज नहीं होगा, शूट टिप डेवलप नहीं होगा, रूट टिप डेवलप नहीं होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ रूट और शूट टिप जो है ये ड्यू टू ऑक्सीजन होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी मेरिस्टेम में वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है where it is transported to other plants, and the most common and important natural oxygen is, तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल याद रखना ये कौन कौन से कॉमन ऑक्सीजन है। उसमें पहला है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दैट इज IAA। सेकंड है ट्रिप्टोफैन, इट इज अ प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। तो दूसरा कौन आया? ट्रिप्टोफैन। तो पहला क्या कहा है? ऑक्सीजन एक कॉमन ग्रुप है, उसमें वैरायटी ऑफ केमिकल्स है। उसमें पहला केमिकल है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। आप लोग भी टाइप कर सकते हैं ना, तो हमें समझ में आएगा। सेकंड कौन सा केमिकल कहाँ है? ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन इज द प्राइमरी प्रिकॉर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। तो ये दो केमिकल है जो ऑक्सीजन के ग्रुप में आते हैं। नाउ इट इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड इन द प्लांट्स। तो पहला फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड किया गया है, किसमें डिस्कवर्ड किया गया है? इन दी प्लांट्स। एंड थर्ड देखो नेक्स्ट भी केमिकल्स के नाम दिए हैं। अनदर वन सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो जब प्लांट्स में डिराइव हो गया, मालूम हो गया कि ये केमिकल प्लांट्स में मिल रहा है, तो बाद में क्या हुआ? साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियली फॉर्मेशन किया इंडोल एसिटिक एसिड का और वो टिप में डाला, तो वो टिप फास्टली ग्रो हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो नीचे देखो उसी पैरा में नीचे लाइन में, हमें स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आप लोग देख लेना। द सिंथेटिक ऑक्सीजन लाइक IBA, that is indole butyric acid. Can you getting all of you? Indole butyric acid word mila, and next one that is naphthalene acetic acid. So these two are called as a another one 2,4-D. 2,4-D that is called as a trichlorophenoxyacetic acid. तो आप फिनॉक्सिएसिटिक एसिड नाम रखेंगे याद। अब मैडम इस पैरा में हमें एग्जाम के लिए क्या आएगा? हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। तो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पे दो मेन, एक नेचुरल हार्मोन है, अदर वन इज आर्टिफिशियल हार्मोन है, सिंथेटिक हार्मोन है, ये ध्यान रखना। तो सिंथेटिक हार्मोन विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग बाय केमिकल एक्टिविटी। ये हार्मोन एक्चुअल क्या बॉडी में, ये क्वेश्चन आएगा आपको 3 मार्क्स के लिए। ये सब लोग कॉन्सेंट्रेटली सुनो। हाँ, पेज नंबर 139 पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बॉडी में क्या इफेक्ट दिखाता है और उसका क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो देखो, द प्राइमरी इफेक्ट इज सेल एनलार्जमेंट। जहां ऑक्सीजन रहेगा वहां सेल की एनलार्जमेंट होगी इन मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स। देखो सेकेंड वन, क्रोविंग एपिकल बर्ड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड। तो एक एपिकल बर्ड अगर ग्रो होता रहेगा ना,
तो जो लैटरल बर्ड है ग्रो नहीं होते। इसका हम कोशिश करते हैं एग्जांपल देने की, अगर आपको समझ में आए तो आप हमें रिप्लाई देना। अगर आपने वो देखा है मोगरा प्लांट, मोगरा प्लांट को बहुत सारे फ्लावर चाहिए होंगे ना, तो वो गार्डनर रहता है, वो मोगरा प्लांट के टिप को कट करता है, और अगर उसने वो टिप को कट किया ना तो बहुत सारे न्यू ब्रांचेस आते हैं। लेकिन अगर उस मोगरा प्लांट के टिप को कट नहीं किया तो आगे अकेला ही ग्रो होता है और फिर उसे कम फ्लावर आते हैं। इज इट राइट? ये एक्सपीरियंस आपको कितने जन को मालूम है? कि मोगरा प्लांट कोई भी ट्विग को अगर हमने कट किया, आगे टिप को कट किया, तो उसकी न्यू ब्रांच आती है। ये आपका ऑब्जर्वेशन है क्या? अगर आप हाँ अगर है तो वेरी गुड। और किसी को है एक्सपीरियंस ये कि कोई भी टिप पोर्शन अगर हम कम कट करेंगे, सपोज तुलसी प्लांट है, अगर उसका ऊपर का वो ट्विग, आगे का ट्विग हमने कट किया तो उसे न्यू ब्रांच आती है, न्यू टिप आता है। तो ये क्यों आता है? क्योंकि वो ऑक्सिन केमिकल है, वो अपना ही काम करता है टिप को ग्रो करने का। तो अगर आपने टिप ग्रो कट किया तो न्यू टिप डेवलप करेगा। सो यहाँ पे फिर से पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ, देखो आपको द प्राइमरी हाँ नेटवर्क इशू था इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ तो देखो आगे, हाँ हम कहाँ पे, वहीं पे है पेज नंबर 139 में, और वहां पे हम एक्सप्लेन कर रहे थे एपिकल डोमिनेंस। तो डायग्राम में भी दिया है देखो, दैट इज ये टिप पोर्शन है ना। हाँ ओके। तो ये जो टिप पोर्शन है उसे कट किया है, तो कट करने के बाद उन्होंने देखा कि वो बेंडिंग पोजीशन दिखा रहा है। तो बेंडिंग पोजीशन दिखा रहा है मतलब वेयर द ऑक्सिन मूव्स फ्रॉम टिप टू डाउनवर्ड एक्चुअली। ये ऑक्सिन, ये हमें जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए। नो द साइंटिस्ट उन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अगार अगार जेल रखा था। ये डायग्राम जो है ना, तो ये डायग्राम में वो टिप बेंडिंग मूवमेंट दिखा रहा था, और वो बेंडिंग मूवमेंट से मालूम हो रहा था कि ऑक्सिन इज कमिंग फ्रॉम टिप टू डाउनवर्ड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको श्योरली एग्जाम में आ सकता है, दैट इज एपिकल डोमिनेंस। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। एपिकल डोमिनेंस हमारा रेंज गया था, द प्राइमरी इफेक्ट is a cell enlargement, and in most of the higher plants growing apical bud inhibits the growth of lateral bud। तो जो एपिकल बर्ड ग्रो होता है वो इनहिबिट करता है, किसे इनहिबिट करता है? लैटरल बर्ड को ग्रो करना, एंड दैट इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। बस अपेक्स को लगता है मुझे ही ग्रो होना है, मुझे ही ग्रो होना है, मुझे ही आगे आगे जाना है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। फिर उसके बाद ये फर्स्ट रोल हुआ ऑक्सिन का। सेकेंड क्या है देखो, ऑक्सिन स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। सेकेंड पॉइंट उसी में, उसी पैरा में है, इसी पैरा में नीचे लाइन है देखो, द ऑक्सिन क्या कर रहा है बताओ? The auxin stimulates the growth of the stem and the root। वो growth of the stem and क्या दिखाएगा? root। फिर उसके बाद थर्ड रोल, auxin induces multiplication of cell। one cell divide into two, two divide into four। तो many cells are multiplied here and hence used in tissue culture experiment to produce the callus।
तो मास ऑफ द सेल, दैट मास ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज ए कैलस। तो यहाँ पे देखो थर्ड, पहला पॉइंट आएगा एपिकल डोमिनेंस, सेकंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ क्या हुआ, रूट एंड स्टेम हुआ। थर्ड पॉइंट क्या है ऑक्सिन का, आप ऐसे ही पॉइंट्स देखना, मेरे नोट्स में वो रहेंगे ही, आप अगर नोट्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। ऑक्सिन क्या शो करेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कैलस। कैलस मीन्स मास ऑफ सेल, दैट इज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज अ कैलस। क्लियर हो रहा है आपको, जरा रिप्लाई करो मुझे। इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल एंड एडवेंटिशियस रूट्स। तो रूट जो मेन नीचे डाउनवर्ड जा रहा है उसमें प्राइमरी रूट है सपोज, तो प्राइमरी रूट को मिनी दूसरे भी सब जो रूट आ रहे हैं, दैट अदर रूट्स आर कॉल्ड एज ए, दैट्स आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। तो सपोज ओनियन प्लांट है, उसमें बहुत सारे रूट नीचे नीचे आने चाहिए, तो उस रूट को कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट। तो वो रूट को डेवलप होने के लिए भी ऑक्सिन काम आता है। प्राइमरी जो मेन रूट रहेगा टैप रूट, उस टैप रूट को सेकेंडरी जो रूट लाने हैं वो भी ऑक्सिन की वजह से आएंगे। फिर उसके बाद ये मेन पॉइंट है, ये श्योरली 1 मार्क के लिए आ सकता है। दीज आर मार्क्ड एज ए सिंथेटिक हर्बिसाइड, मतलब ये हर्ब किलर है, मतलब जहां ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सिन रहेगा तो इट इज यूज्ड टू किल द अनवांटेड हर्ब, सो दैट इज कॉल्ड एज ए हर्बिसाइड। ये पॉइंट को याद रखना, हर्बिसाइड। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, दिस इज यूज एज अ हर्बिसाइड। इट किल्स द डाइकॉट वीड विदाउट अफेक्टिंग मोनोकॉट क्रॉप। देखो तो मोनोकॉट क्रॉप हमने ज्वार, बाजरा, वीट, राइस ये लगाया, तो इसके बाजू में जो डाइकॉट का अदर क्रॉप आया होगा, अदर अनवांटेड वीड आया होगा, तो वो एक केमिकल डालने की वजह से वो डाइकॉट की डेथ हो जाएगी। तो दैट इज द रोल ऑफ ऑक्सिन, सो ऑक्सिन एक्ट एज अ हर्बिसाइड ऑल्सो। नेक्स्ट वन, द सीडलेस फ्रूट्स, लाइक कौन से फ्रूट्स है, सच एज ऑरेंज, लेमन, ग्रेप, बनाना, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। तो ये ऑक्सिन का एप्लीकेशन करके सीडलेस फ्रूट बनाए जाते हैं। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोकार्पी, उसे क्या नाम दिया है, पार्थेनोकार्पी। ऑक्सिन प्रमोट, यही ऑक्सिन का नेक्स्ट पेज पे, तो ऑक्सिन क्या प्रमोट करेगा, एंड दैट प्रमोट्स द रूट इलॉन्गेशन। रूट इलॉन्गेशन इन व्हाट कॉन्सेंट्रेशन, प्रमोट्स द सेल डिविजन in cambium and also cause the early differentiation of xylem and phloem। वही पॉइंट देखो फिर से फर्स्ट पेज पे लेके आओ, अभी ना 139 पे पहला रोल लेते हैं। फर्स्ट क्या हुआ, क्या हुआ, नेक्स्ट वन दैट इज ऑक्सिन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट, ओके। फिर उसके बाद थर्ड क्या आया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल, रोल ऑफ ऑक्सिन पे ही है हम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आया, टिश्यू कल्चर, दैट इज कैलस फॉर्मेशन। कैलस फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट क्या आया ऑक्सिन का रोल, ऑक्सिन इज यूज्ड टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ रूट सच एज लैटरल एंड एडवेंटिशियस रूट। फिर उसके बाद वो क्या काम कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट वन हर्बिसाइड, हर्ब किलर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, सीडलेस फ्रूट। सीडलेस फ्रूट मतलब कौन सा दिखा रहा है वो, पार्थेनोकार्पी। फिर उसके बाद और नेक्स्ट कंडीशन दैट इज प्रमोट द सेल डिवीजन इन कैम्बियम एंड also cause early differentiation of xylem and phloem। तो जैसे ही सबसेल फॉर्म होती है तो उसमें से xylem को फंक्शन रहेगा वाटर कैरी करने का और phloem को फंक्शन रहेगा फूड कैरी करने का। तो वो डिफरेंशिएट करने का काम भी कौन करेगा, xylem and the phloem। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, मतलब एटलीस्ट ऑक्सिन का रोल क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या दिखा रहा है वो, ऑक्सिन प्रमोट्स द रूट इलॉन्गेशन इन लो कॉन्सेंट्रेशन। तो वो अगर ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो रूट नहीं आएंगे, तो ऑक्सिन की क्वांटिटी भी उन्होंने दी है कि लो कॉन्सेंट्रेशन इज फॉर रूट इनिशिएशन, रूट इलॉन्गेशन, बट फॉर शूट इनिशिएशन ऑक्सिन रिक्वायर लार्जर कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन भी अगर अप एंड डाउन हो गया तो उसकी वजह से रूट और शूट में भी डिफरेंस। Okay. It also hastens the early rooting in propagation by cutting। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्ली रूटिंग, ज्यादा रूट प्रोपोगेट कर सकते हैं कटिंग प्रोसेस से। जैसे सपोज रोज का ट्विग हमने लगाया और उसको जल्दी रूट आने चाहिए, तो आप उसको अगर स्लैंटिंग कट करेंगे तो बहुत जल्दी फास्टली रूट इनिशिएशन होगा। तो रूट इनिशिएशन, फास्ट ग्रोथ ऑफ रूट इज आल्सो टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए कटिंग प्रोसेस। तो ये रोल हो गया ऑक्सिन के। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन दिया है आर्टिफिशियल हार्मोन।
सच एज नैफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी जो हमने अभी लिया था, दैट इंड्यूसेस फ्लावरिंग। फ्लावरिंग इन विच वैरायटी? तो देखो रूट इनिशिएशन दिखाता है, शूट इनिशिएशन भी दिखाता है, एपिकल डोमिनेंस भी दिखाता है, फ्लावर्स भी लाता है। तो फ्लावर कौन से प्लांट में लाता है? द एग्जाम्पल इज लीची एंड पाइनएप्पल। तो लीची एंड पाइनएप्पल में फ्लावरिंग आ रहा है, विच प्रिवेंट्स द प्रीमैच्योर फ्रूट ड्रॉप इन एप्पल्स। तो एप्पल का प्रीमैच्योर, जैसे आपको आपने देखा होगा मैंगो प्लांट में बहुत सारा फ्लावर आते हैं, लेकिन बहुत सारे फ्लावर गिर के एक जगह पे 5, 6, 7, 8 ही मैंगो दिखते हैं। तो वैसे यहाँ पे होता है कि प्रीमैच्योर मतलब आप लोग बोलते हैं कैरी गिर गया नीचे, ये खाने वाला नहीं है, इडिबल नहीं है, वो मैंगो नहीं है। तो वैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे एप्पल भी नीचे गिर जाते हैं, लीची भी गिर जाते हैं। अगर उन्हें नहीं गिराना है तो दैट इज प्रीमैच्योर फ्रूट ड्रॉप of apple, pear and orange, also prevented by formation of abscission layer। तो एक्चुअली क्या होता है, जब लीफ गिरेगा या कोई फ्रूट गिरेगा तो वो जोन प्रिपेयर होता है, एंड दैट जोन इज कॉल्ड एज एब्सिशन जोन। अगर वो एब्सिशन जोन है तो वो स्टेम को कनेक्ट रहेगा, लेकिन अगर एब्सिशन जोन नहीं है तो एब्सिशन जोन होने की वजह से एक्चुअली वो लीफ गिर गया, तो उसका कंडीशन मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज अपना ब्लड को इंजुरी हुआ है, मतलब फिंगर को, और अगर वहां पे इंजुरी हो गई तो ऑटोमेटिकली ब्लड क्या होता है, क्लोट होता है और कंटिन्यूअस ब्लीडिंग स्टॉप होती है। वैसे ही लीफ जो किसको कनेक्टेड है, स्टेम को कनेक्टेड है, या फ्रूट जो स्टेम को कनेक्टेड है। तो अगर वो लीफ का ओल्ड एज आ रहा है तो प्लांट एक जोन प्रिपेयर करता है, प्लांट एक अंदर का कंडीशनिंग प्रिपेयर करता है। जैसे अपने बॉडी में क्लोटिंग होती है, वैसे प्लांट में एब्सिशन लेयर होता है, और वो एब्सिशन लेयर लीफ को नीचे गिरा देता है कि तू अभी मर जा, तुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम हमारा न्यूट्रिशन तुझे देना बंद करेंगे। लेकिन अगर प्रीमैच्योर लीफ को मतलब ऐसा एब्सिशन जोन फॉर्म हो गया तो वो प्रीमैच्योर लीफ गिर जाएगा ना, तो उसे अवॉइड करने के लिए ऑक्सीजन काम आता है। देखो इट प्रिवेंट मतलब इट अवॉइड्स द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट लेयर, एब्सिशन लेयर। ऑक्सीजन प्ले अ रोल इन, लास्ट वाला पॉइंट देखो, सेल इलॉन्गेशन। It is also used to increase the rate of respiration. Oxygen break the dormancy of seed. तो सीड जर्मिनेट होती है, तो वो कभी कभी होती नहीं है, मतलब सपोज हमको रेनी सीजन में सीड को जर्मिनेट करना है, लेकिन अगर वो जर्मिनेट नहीं होती तो हम पानी में डुबो के रखते हैं उसे 2 दिन के लिए, तो वो जर्मिनेट होगी। तो अगर सीड में ऑक्सीजन है तो सीड का डॉर्मेंसी पीरियड ब्रेक करेगा और सीड बहुत जल्दी जर्मिनेट होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ क्विक जर्मिनेशन। तो ये ऑल रोल हो गए। एक बार हम लोग क्या करते हैं, आप लोग टाइप करो अभी, क्या क्या रोल आपको मालूम हुए ऑक्सीजन के, जिसको जिसको जो जो दिख के समझ में आ रहा है वो टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला एपिकल डोमिनेंस, पहला हमने आपको बताया, जस्ट ऑल ऑफ यू ट्राई टू टाइप। चलो 15-20 मिनट में हमें रोल याद होने चाहिए, कौन कौन से रोल है एपिकल मतलब ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन प्लांट में क्या क्या काम करेगा। यस, रूट इलॉन्गेशन, वेरी गुड। सेकेंड, पहला हमने एपिकल डोमिनेंस बोला, सेकेंड रूट इलॉन्गेशन, थर्ड रूट इनिशिएशन भी बोल सकते हैं ना, इलॉन्गेशन के साथ रूट आना, ये भी काम उसका रहेगा। शूट आना, शूट इनिशिएशन, श्रेया और बहुत सारे दीक्षा, बहुत सारे चैट कर सकते हैं, रिद्धि, अनस, सब लोग एक रोल लिखेंगे तो भी हो जाएगा, रिपीट होगा तो भी चलेगा। फॉर्मेशन ऑफ कैलस, कैलस फॉर्मेशन हुआ, देख के भी बोल सकते हो, टाइप कर सकते हो। और कोई नहीं है क्या? हाँ, यूज एज अ हर्बिसाइड, वेरी गुड। अतुल आप भी टाइप करो। हर्बिसाइड मतलब इट इज यूज टू किल द हर्ब। और कुछ? अभी आया ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए। रिपीटेटिव राइटिंग हुआ तो भी चलेगा, आपने लेक्चर सुना है, ये समझ में आता है। हाँ यस, देखो 19-20 स्टूडेंट्स है, हर एक ने छोटा थोड़ा थोड़ा टाइप किया तो भी हो जाएगा। अभिनव आप भी टाइप करो एक हाथ, स्क्रीन एडजस्ट करते करते। हाँ, इट प्रिवेंट्स द अर्ली ड्रॉपिंग ऑफ लीफ एंड दी फ्रूट। तो अर्ली ड्रॉपिंग को कैसे फॉर्म करेगा, प्रिवेंट करेगा विद द बाय फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर, सॉरी। यस, अदर वन, फ्लावरिंग दिखाता है, किसी प्लांट में फ्लावरिंग दिखाता है। इज ऑक्सीजन हैव अ रोल ऑफ फ्लावरिंग?
यस और नो, एटलीस्ट यस टाइप करने में ज्यादा टाइम नहीं जाता। हाँ यस, तो किस में दिखाता है? फ्लावरिंग इन, हाँ यस वेरी गुड तनिष्क। किस कौन से में फ्लावरिंग दिखाता है? ऑक्सिन कौन से प्लांट्स में दिखाता है? लीची एंड पाइनएप्पल। ओके, तो वैसे ही एक हार्मोन हुआ, फाइटो हार्मोन हुआ, ऐसे सेकेंड फाइटो हार्मोन है। एंड व्हाट इज द अनदर फाइटो हार्मोन? दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज अ जिबरलिन। तो ये क्या करेगा देखो, जिबरलिन इज द अनदर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन एंड इट इज अबंडेंट इन रूट टिप। वो कहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी में है? रूट टिप में। जैसे हमने ऑक्सिन को कहाँ पे देखा? ऑक्सिन को हमने मेरिस्टेम में देखा, वो भी टिप में है। और जिबरलिन भी कहाँ पे है? देखो टिप में। डेवलपिंग एंड इन डेवलपिंग सेल इट शोज नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट थ्रू द वैस्कुलर टिश्यू। तो ये भी फ्लोएम से जाएगा। वैस्कुलर टिश्यू मतलब हमने पहले ही लिया है कि हार्मोन्स कहाँ से कैरी होते हैं? वैस्कुलर टिश्यू से, दैट इज फ्रॉम द फ्लोएम। तो जैसे वहां पे कि ऑक्सिन हमें कहाँ पे मिला? FW वेंट ने डिस्कवर किया। वैसे जिबरलिन कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे सेपरेट हुआ? तो जिबरलिन वेर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस। व्हाट इज द नेम ऑफ फंगस? जिबरेला फ्यूजिकुराई। तो ये जिबरलिन नाम का जो केमिकल मिला है वो एक्चुअली फंगस से मिला है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फंगस? जिबरेला फ्यूजिकुराई। किसने ढूंढा? बाय जापानीज साइंटिस्ट। तो जापान के साइंटिस्ट को ये ढूंढने का क्वेश्चन कहाँ से आया? तो दैट जापानीज साइंटिस्ट इज कॉल्ड एज अ कुरोसावा। एक हिस्ट्री के फॉर्म में, इस पे कोई क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आ सकता, लेकिन ये शायद 1 मार्क के लिए व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, क्या आ सकता है बताओ? द फंगस विच प्रोड्यूसेस द जिबरलिन। तो साइंटिफिक नेम क्या है? जिबरेला फ्यूजिकुराई। उसको कैसे मालूम हुआ? इसमें वो क्यों गया वो फंगस को चेक करने के लिए? एक्चुअली ये जो फंगस है ना, विच एक्सेसिवली ग्रो इन द राइस, राइस में ग्रो हो रहा था। तो ये जो जापानीज साइंटिस्ट है उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो राइस कल्टीवेट हो रहा है, ग्रो हो रहा है, उसकी लेंथ जितनी ग्रो होनी चाहिए उससे भी फास्ट ग्रो हो रही है। तो उसे क्वेश्चन आया और पूरा राइस फिर बाद में येलो हो रहा है। तो फ्रूट फॉर्मेशन के जगह पे इसकी बहुत एक्सेस अमाउंट में इलॉन्गेशन हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है ना? हम स्टोरी के फॉर्म में बता रहे हैं कि एक कुरोसावा साइंटिस्ट ने कैसे किया। सो व्हाट ही ऑब्जर्व दैट व्हेन द राइस प्लांट वाज इन्फेक्टेड बाय फंगस, कौन से फंगस से इन्फेक्ट हो रहा था? जिबरेला फ्यूजिकुराई से। तो ही शोज और he observed that the excessive elongation of the stem, and so the name of disease is given, that is second MCQ, that is called as a Bakane disease. ये सेकेंड डिसीज कौन सा आया? पहला कहाँ पे मिला? राइस में मिला। फंगस का नाम क्या है? जिबरेला फ्यूजिकुराई। और ये जो फंगस है जिबरेला फ्यूजिकुराई, वो कौन सा डिसीज दिखा रहा है राइस को? दैट इज कॉल्ड एज ए बकाने डिसीज। तो दिस इज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ जिबरलिन which were isolated by याबूता एंड सुमिकी। तो ये दोनों ने, ये दो साइंटिस्ट ने, इसने ऑब्जर्व किया, किसने? कुरोसावा ने। उसने क्रश किए, उसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में सेपरेट किए फ्रॉम द फंगस कल्चर। तो फंगस को ग्रो किया,